आप सभी का स्वागत है घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग उपस्थित हैं आपके बीच में एक नई श्रृंखला लेकर। हमारी संस्था पिछले 3 दशक से प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित आप सभी के सहयोग से हमारी संस्था दिन प्रतिदिन नए नए अध्याय लेकर आ रही है। इसी श्रृंखला में हम लोग वीडियो वीपीडीओ के लिए जो उत्तर प्रदेश स्पेशल और हमारी जो किताब आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी विलेज पंचायत ऑफिसर की, उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाने का जिम्मा मुझे मिला है। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला लेकर। उत्तर प्रदेश स्पेशल हम लोग जो पढ़ाएंगे उसका आधार जो होगा ये पुस्तक होगी। इसी पुस्तक को आधार बना के हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ये श्रृंखला हमारी एक बेसिक जो आपको बेसिक नॉलेज होती है उत्तर प्रदेश की वो देने के लिए ये श्रृंखला स्टार्ट की गई है। हमारी किताब और इस लेक्चर को आप कंबाइन करके यदि देखेंगे, दोनों को एक साथ देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का सारगर्भित नॉलेज हो जाएगा। अभी तक होता क्या था कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो प्रश्न पूछे जाते थे वो बहुत लिमिटेड होते थे, लेकिन पिछले कुछ परीक्षाओं से यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को एक अलग से वेटेज देने के लिए, अलग से महत्व देने के लिए यूपी SSC हो चाहे वो यूपी PCS हो, जैसे आप यूपी PCS में ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को महत्व देने के लिए 2 नए पेपर ऐड कर दिए गए, पेपर 5 और पेपर 6। सेम वैसे ही उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसने भी उत्तर प्रदेश को महत्वता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के विषय में, आप उत्तर प्रदेश में काम करने जा रहे हैं उसके बारे में, उसके विषय में, जिस क्षेत्र में आप काम करने जा रहे हैं वहां पे उस चीज के बारे में आपको विशेष जानकारी हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का नया अध्याय जोड़ा गया। वो हमेशा से ऐसा चला आ रहा था कि प्रश्नों की संख्या 2-3 होती थी, लेकिन इस बार से क्या है कि प्रश्नों की संख्या 8 से 10 तक भी होती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्लासेस आपके बीच लेकर आई है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ग्राम पंचायत अधिकारी की हमारी ये पुस्तक, इसी पुस्तक को आधार बना के हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां पे ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश विशेष की, ये क्लास आपके बीच में लेकर मैं हाजिर हूं। सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है वो वास्तव में भूगोल से होती है। लोग जब आप परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट करते तो सबसे पहले आप इतिहास पढ़ना शुरू करते। इतिहास पढ़ने से पहले भी आपको भूगोल के बारे में पता होना चाहिए कि भूगोल है क्या, भूगोल उसका कैसा है, किस चीज का हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। आप प्राचीन इतिहास भी पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें यह चीज बताई जाती है कि भारत की जो भौगोलिक सीमाएं थी वो कैसी थी, किसके किसके साथ सीमाएं लगती थी, क्या उसकी आकृति थी, स्थलाकृति कैसी थी, भू आकृति कैसी थी, जलवायु कैसी थी भारत की उस टाइम पे। उसके बाद हम इतिहास शुरू करते हैं। सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम भी जो शुरू करेंगे वो शुरुआत कहां से करेंगे, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को जानते हुए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति परिस्थिति को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे कि उत्तर प्रदेश कहां स्थित है, कैसी जलवायु है, यहाँ की मिट्टियां क्या क्या है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, नदियां कौन कौन सी हैं। ये सारी चीजों का एक जो खाका है उसको हमने तैयार किया है। यहाँ की उद्योग, जनजातियां, मिट्टी, वन्यजीव, जितनी भी चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को लेके मैं आपके बीच उपस्थित हूं। और ये क्लास हमारी जो होगी बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, बहुत ही एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होने वाली है। अगर जो इस क्लास को आपने समझ लिया और हमारी जो किताब है घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा उसको आपने पढ़ लिया तो उत्तर प्रदेश के 8 में से जो मतलब 10 सवाल आएंगे, उस 10 में से 10 सवाल आपके पूरे के पूरे हो जाएंगे, आपको 10 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अक्षांश और देशांतर ये चीज तो आप जानते ही होंगे। देखिए, जो जैसे ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी मान लीजिए इसको, तो जो ये रेखा होती है ना इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है, जो पृथ्वी को 2 भागों में उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित करती है। साथ साथ जो ये खड़ी रेखा खींची जाती है इसको विषुवत रेखा कहते हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी में विभाजित होती है। तो हमारा भारत जो है वो यहां पे स्थित है। ठीक है, हमारा भारत जो है वो यहां पे स्थित है। तो उस अनुसार यदि देखा जाए तो भारत में भी जो भारत का हिस्सा, मतलब मान लीजिए कि भारत है,
ठीक, तो भारत यहां पे स्थित है। ठीक है, ये मैंने वैसे बनाया है एक छोटा सा, तो इसको आप देखिएगा कि यदि अगर जो भारत हमारा यहां पे स्थित है, ठीक, तो इस अनुसार यदि देखा जाए तो अक्षांशीय विस्तार, अब उत्तर और दक्षिण क्या, ऊपर का हिस्सा जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा उत्तर, नीचे का हिस्सा दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश, पश्चिमी अक्षांश। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब यहां पे देखिए, इसके बाद क्या है कि उत्तर प्रदेश अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। देशांतरीय विस्तार अर्थात जो यूपी है, मतलब मान लीजिए कि ये यूपी है, मैं एक नक्शा बना रहा हूं यूपी का, ठीक, मान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश है, छोटा सा मैंने उत्तर प्रदेश बना दिया, तो इसे अक्षांशीय विस्तार यानी कि ये और ये 23 डिग्री 52 मिनट नीचे वाला हिस्सा है, 31 डिग्री 28 मिनट ये ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, ये 31 डिग्री वाला है, ये 23 डिग्री वाला है। साथ साथ जो लंबी रेखाएं अगर जो खींच दी जाए तो ये वाली विषुवत रेखा हो जाएगी, ये भी विषुवत रेखा हो जाएगी। तो देशांतरीय विस्तार अगर जो मतलब ये देशांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, देशांतर रेखा, विषुवत नहीं, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा जो है 77 डिग्री 30 मिनट, 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 30 मिनट से लेके 28 डिग्री, ठीक, मतलब 77 डिग्री 30 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को लेकर 9 राज्यों को टच करती हैं। अगर जो दिल्ली को भी शामिल कर लिया जाए तो 9 राज्यों को, साथ साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है। पहले हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा थी वो चीन और तिब्बत तक लगती थी, लेकिन हुआ क्या कि 2000 जब सन 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, उत्तराखंड के अलग होने के बाद हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं रह गई वो नेपाल तक सीमित रह गई, वरना नेपाल और तिब्बत, चीन तक भी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती थी। 13 जिले जब अलग हुए उत्तराखंड के, तो उसके बाद हमारी सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल नेपाल से लगती थी। तो हुआ क्या, ये जो सीमाएं हैं, अब सीमाओं के बारे में आपको अभी बताता हूं कि सीमाएं जो है वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कितने राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी शामिल कर लिया तो 9 राज्यों से, और यदि सिर्फ राज्य पूछा जाए तो 8 राज्यों से, ठीक, और उसके साथ नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। अब देखिए, यह है उत्तर प्रदेश का आपके सामने एक मैप। अब मैप क्यों जरूरी है? मैप इसलिए जरूरी है कि अगर जो मैं आपसे कहूं कि बलिया कहां है, ये चीज बलिया में लोकेटेड है, तो आप बलिया जानते नहीं कि बलिया कहां पे है, इलाहाबाद कहां पे है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको मैप के बारे में एक बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमारा उत्तर प्रदेश कैसा, कहां और किस स्थिति में है, कौन सा जिला कहां पर है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस मैप को यहां पे लगाया गया है। ये मैप, आप इस मैप को, वीडियो को और क्लास को जब ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें, पूरी किताब में ऐसी कोई भी चीज उत्तर प्रदेश स्पेशल में नहीं दी हुई है जो यहां से आपको ना मिल जाए। यहां से आपको सीखना है, किताब को आपको पढ़ना है, चीजें कंठस्थ करनी है, परीक्षा में अपने आप को प्रेजेंट करना है और परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए देखिए हमारी जो सीमाएं, जो मैंने सीमाओं की बात की, सीमाएं कैसे, नेपाल के साथ हमारी जो सीमा लगती है, नेपाल हो गया, ये नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। उत्तराखंड के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, हरियाणा के साथ हमारी सीमा लगती है, दिल्ली के साथ हमारी सीमा लगती है, राजस्थान के साथ हमारी सीमा लगती है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा जिले जो लगते हैं वो मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 3 राज्य इधर हो गए आपके। तो 4 राज्य देखिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 4 राज्य इधर हो गए। राजस्थान, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, इतने राज्य इधर हो गए। अब देखिए कौन कौन से राज्य किनसे सीमा बनाते हैं। जैसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ, मतलब कौन सा जिला जो है वो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो आप याद रखिए कौन कौन से जिले जो है वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए नेपाल के साथ कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो सीमा बनाते हैं। पहला आता है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी,
बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इतने जो है 1 2 3 4 5 6 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता। तो आपको पता चल गया ना कौन साझा कर रहा है। अब आप बिहार को देख लीजिए, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले साझा करते हैं सीमा? कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ठीक है, कौन कौन से जिले? कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, इतने जिले साझा करते हैं सीमा किसके साथ? बिहार के साथ। सबसे ज्यादा राज्य जो सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश के साथ, लेकिन उससे पहले सोनभद्र जिला जो है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहा है, बिहार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये यूके SSS की परीक्षा में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। तो 4 राज्य कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो सहारनपुर। आपको याद रखना है 4 राज्य सोनभद्र 3 राज्य सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर किसके किसके साथ साझा करता है सीमा? हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे कुछ प्रश्न और देखते हैं, वो मैप से ही रिलेटेड है। जैसे मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले साझा करते हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, इतने जिले मध्य प्रदेश के साथ जिले साझा करते हैं, जो सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। टोटल 11 जिले सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के साथ 2 जिले सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? आगरा और मथुरा। हरियाणा के साथ मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, शामली, सहारनपुर, ये हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। दिल्ली के साथ गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये 2 जिले दिल्ली के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो आप इस चीज को भी देखिए। अब मैप आप देखें, ये चीज आपको कैसे याद होगा आप बताइए? अगर जो इस चीज को आपको याद करना हो तो आपको कैसे याद होगा? देखिए, सबसे उत्तरी जिला, अगर जो आपको ये तो पता ही होगा, नॉर्थ साउथ, ठीक, ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर जो सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा हमारा? सहारनपुर हो जाएगा। सबसे अगर जो पूछा जाए पश्चिमी जिला कौन सा है तो शामली हो जाएगा। ठीक, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो सबसे पूर्वी जिला ये देखिए बलिया है, बिहार से सटा हुआ। ठीक, और सबसे अगर जो पूछा जाए कि दक्षिणी जिला कौन सा है तो सोनभद्र, ये देखिए छत्तीसगढ़, नीचे सीमा लग रहा है ना। जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की मैंने बात करी थी, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, वो भी इस सीमा के मध्य ये देशांतरीय विस्तार है, ये यूपी का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, और जो अक्षांशीय विस्तार है वो ये विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार इसको बोलते हैं। तो यानी कि यहां से लेके सोनभद्र से लेके और सहारनपुर तक जो विस्तार है इसको अक्षांशीय विस्तार, इस वाले विस्तार को बोलते हैं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अब 2 प्रश्न और इसी मैप से देखिए। मैप से ही मैं सारे प्रश्न आपको बताया दे रहा हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको इस मैप के माध्यम से ही सारे क्वेश्चन अब तक जो मैंने बताया कि कितने जिलों के साथ सीमा लगती है, कौन कौन से जिले किसके किसके साथ सीमा लगते हैं, इससे दसियों प्रश्न आ चुके होंगे परीक्षा में। अब तक आपकी परीक्षा में दसियों प्रश्न ऐसे आ चुके हैं। देखिए, मैं आपको प्रश्न बताता हूं। अब प्रश्न आप देखिए ये क्या है। ठीक, प्रश्न है, अब आप अगर जो इसको देखें तो सबसे अगर जो पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगता है तो आपने बता दिया सोनभद्र है। जो पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जिला है जिसका 3 राज्यों के साथ सीमा लगता है तो आपने बता दिया सहारनपुर है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि कौन सा ऐसा जिला है जो
चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे कौन सा ऐसा जिला लग रहा है कि जो चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो ललितपुर। अगर जो ये पूछा जाए कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा सिर्फ एक ही जिले से लगती है, तो वो ललितपुर ही है, क्योंकि सिर्फ इसकी सीमा झांसी से लगती है, बाकी चारों तरफ से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है एक प्रश्न जो आपका यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया, वो क्या पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगती है उसकी। तो लोग यही सोचे होंगे कि लखनऊ होगा, लेकिन उसका उत्तर लखनऊ नहीं था। उसका उत्तर जो आया था ऑप्शन में लखनऊ भी दे रखा था। उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था बदायूं। बदायूं जो है, बदायूं जिला, ठीक है, बदायूं जिले की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से बदायूं की सीमा लगती है। तो ये हमारा जो मैपिंग वाला सेक्शन था, मैप के माध्यम से, और हमारी क्लास में आपको बताऊं, रियली बताऊं कि जो भी क्लास हमारी चलेगी सारी क्लासेस मैप बेस ही होंगी। हम मैप से ही समझेंगे कि मिट्टी कैसी, नदियां कैसी, ढाल कैसा, जलवायु कैसी, सब कुछ मैप के माध्यम से, कि वर्षा कहां पे सर्वाधिक होती है, वर्षा सबसे कम कहां पे होती है, मैप में मेले कौन से कहां पे लगते हैं। सहारनपुर में शाकुंभरी मेला लगता है, बलरामपुर में देवी पाटन मेला लगता है। ऐसे ही जितने भी मेले हैं, जितने भी तीज त्योहार है, जितने भी नृत्य हैं, लोकगीत है, उन सब को हम मैप के माध्यम से ही सीखेंगे, क्योंकि किताब में हमारी सारे फैक्चुअल जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ हमने किताब में दे दिया है। मैप और यूपी स्पेशल की क्लास इस वजह से है ताकि सीधे आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं कि कौन सी कहां पे है, क्या है, लोकेशन क्या है, ये आपके दिमाग में बैठ गया एक बार तो आपको किताब पढ़ने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद आपको सारी चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। एक बार आप समझ लिए चीजें क्या है, कैसी हैं, फिर आपको परीक्षा किसी भी टाइम हो, किसी भी समय आपकी परीक्षा हो, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे इस चीज को लेके। ठीक, हमने ये मैप देख लिया। देखते हैं जो चीजें मैंने बताई हैं अभी तक, वही चीजें यहां पे लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र मतलब यूपी का पूरा, ये यूपी का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो कितना है। तो यूपी के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में यहां देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का। अब पूरे भारत का कितना है? तो यहां पे लिखा हुआ है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर में है। एक बार परीक्षा में पूछा जा सकता, मतलब पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो वहां पे किलोमीटर में दिया हुआ था कि वो कितने वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर परीक्षा में ऑप्शन में दे रखा था। यहां पे जितने पॉइंट है वो परीक्षा में पूछे जा चुके पॉइंट है। यहां पे उन्हीं पॉइंटों को शामिल किया गया है, ताकि ये पॉइंट इसलिए शामिल किए गए, यहां पे लिखे गए हैं ताकि आप सीधे देखिए कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, कौन से पूछे जाने की संभावना है, आपकी समझ कितनी है, आपकी क्षमताएं कितनी है, कहां तक आप सोच सकते हैं। उन सोच को बढ़ाने के लिए ये प्रश्न यहां पे शामिल किए गए हैं। इसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। सारे बिंदु इसमें जो लिखे होंगे वो परीक्षा के प्रश्न की तरह ही है और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये परीक्षा, ऐसी परीक्षा में आपकी समझ विकसित होगी। आप ऐसे तैयार करेंगे मैप के माध्यम से, चीजों को समझ के, परीक्षा से रिलेट करके, तो आप हमेशा औरों से एक कदम आगे रहेंगे सफलता के दौड़ में। ठीक है, कुल क्षेत्रफल हमने देख लिया कितना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब जितना जो ये 2,40,928 है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अगर जो प्रतिशत पूछा जाए तो 7.33%, 7.33% के बराबर है। ठीक है, 2,40,928 32,87,263 के 7.33%। ये परीक्षा में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना परसेंट है? 7.33% है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई, और मतलब इसकी लंबाई कितनी है, और उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक, तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर, 240 किलोमीटर इसकी दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई। मतलब क्या चीज देखिए, इसने पूछा है ये और ये, तो 240 हो गई ये चौड़ाई। देखिए आपको लग रहा होगा ना ये छोटा सा, लेकिन इसकी लंबाई जो लग रही है लंबी सी, यहां बलिया से लेके और यहां शामली। ठीक, यहां बलिया, यहां शामली, इसके बीच की जो औसत दूरी है, मतलब इसके बीच की जो दूरी है वो, ठीक, और इसके बीच की ये दूरी, ये 240, आगे इस मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, तो ये दूरी हो गई
पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी, ये उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसी चीज को लिखा हुआ है कि पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, और 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण के मध्य इसकी दूरी है। राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो हमारा है ये भारत में चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जो देखा जाए राज्यों में, तो भारत जो मतलब उत्तर प्रदेश जो है भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, इनसे बड़े तीन कौन कौन से हैं? इनसे बड़े तीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मतलब ये सीक्वेंस से नहीं बता रहा, मतलब इनसे बड़े चार राज्यों को मैं आपसे बता रहा हूं कौन कौन से चार बड़े राज्य हैं। सिर्फ महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश ही उत्तर प्रदेश से बड़े चार राज्य हैं। बाकी चौथे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश आता है, 7.33 इसका भौगोलिक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक, क्षेत्रफल कुल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस चीज को आपने देख लिया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में भारत के मतलब भारत का जो दिल्ली एनसीआर है, इसमें ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के भी जिले शामिल हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 8 जिले शामिल है। कौन कौन से? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। ठीक है, कौन कौन से एरिया शामिल है देख लीजिए, लिखा हुआ है 8 जिले शामिल है। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ये 8 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल है उत्तर प्रदेश के। अब देखिए, जैसे दिल्ली एनसीआर था, तो दिल्ली एनसीआर क्या क्यों बना दिल्ली एनसीआर, इसकी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि जो दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि जो दिल्ली था, कैपिटल था, राजधानी थी, राजधानी में दबाव, जनसंख्या दबाव बहुत बढ़ा। तो जनसंख्या दबाव जब बढ़ता गया तो आसपास के क्षेत्रों को भी इसी वजह से विकसित किया गया, ताकि जो जनसंख्या का दबाव है वो आसपास के क्षेत्रों में भी मतलब दिल्ली पे ज्यादा दबाव जो था उसको कम किया जा सके, आसपास के क्षेत्रों में दबाव को फैलाया जा सके। तो इस आधार पे बनाया गया कि दिल्ली एनसीआर का कॉन्सेप्ट आया। तो उसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को शामिल किया गया। जिन जिलों के बारे में मैंने बता दिया आपको, सेम ऐसे क्या है कि अब जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, अब लखनऊ में भी जनसंख्या दबाव और जो सुविधाएं होती हैं, सुविधाओं की दृष्टि से दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्हीं दबावों को ध्यान में रखते हुए जो स्टेट कैपिटल रीजन, एक कॉन्सेप्ट लाया गया, स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र। तो राज्य राजधानी क्षेत्र लेकर आया गया। इस राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर, इन 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया गया। जो अब मैप में देख लीजिए, अगर जो मैं राज्य राजधानी क्षेत्र की बात करूं, ठीक, तो यहां पे आता है हमारा लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर। ठीक, अब देखिए यहां पे 6 जिले हो गए। कौन कौन से? रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई। इन 6 जिलों को आपस में मिला के क्या बनाया गया? एससीआर। जैसे एनसीआर था, एससीआर। एससीआर का मतलब क्या हो गया? एससीआर का मतलब हो गया स्टेट कैपिटल रीजन। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला एससीआर में शामिल नहीं है। 3 ऑप्शन दे देगा, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी। ठीक है, तो आपको टिक क्या करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो अमेठी शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन से हैं? रायबरेली, लखनऊ, अमेठी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, ये 6 जिले शामिल हैं। ठीक है, इस चीज को आपने समझ लिया। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, हमने जो बेसिक चीजें थी उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थितियों के बारे में, उसको हमने देख लिया है। अब उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, जलवायु के बारे में देखें तो अब जलवायु, जैसे सब लोग बेसिकली यही जानते हैं कि जैसे ऋतुएं, अगर जो ऋतु आम आदमी से पूछा जाए कि ऋतु कितनी है, तो वो कहता है ग्रीष्म, शीत, बसंत और बरखा। 4 चीजों का नाम लेता है। हम लोग यहाँ 3 चीजों में डिवाइड करके, 3 ऋतुओं को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। किसमें? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। 3 ऋतुओं को डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसी चीज को अगर जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेश, उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? आर्द्र और उष्ण प्रदेश। आर्द्र और उष्ण प्रदेश। साथ साथ में दूसरा जो डिवीजन है वो साधारण आर्द्र और
उष्ण प्रदेश, साधारण, आर्द्र और उष्ण प्रदेश। ठीक है, अब इसमें मैप में आप देख लीजिए, आर्द्र और उष्ण प्रदेश, साधारण, आर्द्र और उष्ण प्रदेश। इसमें जो ये ऊपर का हिस्सा है ना, आर्द्र और उष्ण प्रदेश, क्योंकि जो ऊपरी हिस्सा है ये हिमालय के तराई क्षेत्र से लगा हुआ है। ठीक है, ऊपरी हिस्सा जो है यहाँ पे शिवालिक हिमालय का जो गिरिपाद क्षेत्र है ना, तो ये हिस्सा तो आर्द्र होगा ही, यहाँ बरसात भी ठीक ठाक होती है। तो वर्षा अगर जो ठीक ठाक होती है तो यहाँ पे जो ऐसी फसलों का भी विकास होता है, ज्यादा पैदावार होती है, जैसे गन्ना हो गया, चावल हो गया, तराई क्षेत्रों में। ठीक है, अब उसी तराई क्षेत्र में मिट्टियों का विकास देखिए कैसे होता है। भाबर तराई के बारे में आगे हम जानेंगे कि भाबर तराई मिट्टी कैसे होती है, कौन सी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु को शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया तो उसमें उत्तर प्रदेश को CWG, जो इन्होंने जो जलवायु का विभाजन किया कोपेन ने, तो उसमें CWG कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को रखा, जबकि थॉर्नफेल्ड ने उत्तर प्रदेश को CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु के विस्तार बताया कि यहां पे उत्तर प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु का विस्तार पाया जाता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश को CBW कैटेगरी में रखा। परीक्षा में पूछा गया है कि कोपेन ने उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में रखा था, किस भाग में रखा था, तो CWG कैटेगरी में रखा है। ये UP-SSC में भी ये प्रश्न जो था ये UP-SSC की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ऋतु मैंने बताया ना, 3 मौसम उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती है, वही शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ग्रीष्म, शीत और वर्षा 3 ऋतुएं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। शीत ऋतु के बारे में देख लेते हैं हम। शीत ऋतु क्या, तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से, अब देखिए सीजन धीरे धीरे ठंड वाली आने लगी है, तो शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर फरवरी तक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जो दक्षिणी पठारी हिस्सा मतलब निचला हिस्सा जो है, वहां पे तापमान जो है वो थोड़ा जो रहता है, मतलब तापमान ठीक ठाक रहता है, मतलब बढ़ा रहता है तापमान। जबकि जो उत्तरी हिस्सा होता है, जो हिमालय से सटा हुआ हिस्सा है, वहां पे तापमान थोड़ा न्यूनतम रहता है, ठंड ज्यादा पड़ती है। पठारी हिस्से में जो उष्ण मतलब कर्क रेखा के पास में थोड़ा पड़ता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे थोड़ी ठंडी जो होती है वो कम पड़ती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होता है। जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, इसमें उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ, ये जो लिखा है ना उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवात, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो उधर से आती है ना, ठीक ऊपर से जो आएंगी सहारनपुर वगैरह, इधर जो बरसात होती है सहारनपुर में शीत ऋतु में बरसात होती है। संतरा जो होता है, सहारनपुर संतरे के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में वहां बरसात होती है, और शीत ऋतु की जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु में संतरे का ज्यादा ही उत्पादन होता है, और वहां पे ऐसी जलवायु पाई जाती है, इस वजह से वहां संतरे का उत्पादन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा के क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो चक्रवात है, इनकी औसत संख्या भी बता दी गई है कि 2 से 3 चक्रवात आते हैं, इस वजह से शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है। अब देखिए जैसे ठंडी का सीजन आएगा ना, तो जनवरी फरवरी के सीजन में, मतलब जनवरी के सीजन में या दिसंबर के अंत में, या जो मकर संक्रांति पड़ती है उसके पहले एक बार बारिश हो जाती है। जैसे बारिश हुई बस हाथ पैर एकदम जमने स्टार्ट हो जाते हैं, ठंड होनी एकदम कायदे से ठंड लगने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसी जो वो बरसात होती है ना, उसी को पश्चिमी वो जो बरसात होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उसी को उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवात जो बताया गया यहाँ पे, ये उन्हीं चक्रवातों की बात की गई है। ठीक है, ये इन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ वाले चक्रवात जो हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात, ये वहां से इनकी उत्पत्ति होती है। इस चीज के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, अब हमने देख क्या लिया, हमने शीत ऋतु के बारे में देख लिया, अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो औसत अधिकतम तापमान है, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, तथा न्यूनतम तापमान जो होता है 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान जो होता है वो 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। होता क्या है, कभी कभी तापमान इतना बढ़ जाता है कि 46 डिग्री तक भी चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अक्सर आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि
जो औसत तापमान था, या लू लगने से, लू चलने से, ऐसी खबरें आप पढ़ते हैं पेपरों में, अखबारों में कि लू चलने से इतने लोगों की मौत, लू चलने से इतने लोग बीमार, औसत मतलब तापमान बढ़ने से इतने लोग बीमार। तो जो तापमान बढ़ता है ना, वो कभी कभी औसत तापमान को पार करके 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। लेकिन ये औसतन तापमान की बात की गई है कि औसत तापमान कितना, 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। उत्तर प्रदेश में झांसी और आगरा के जिलों में अधिकतम गर्मी पड़ती। गर्मी के मौसम में जो ग्रीष्म ऋतु होता है, तो वहां ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे पड़ती है? तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा, अगर जो परीक्षा में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, तो सबसे अधिक गर्मी कहां पे पड़ती है? झांसी और आगरा में। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। अगर जो पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है, तो बरेली ऑप्शन में रहेगा। 4-5 ऑप्शन और आपको दे रखे हैं कि बरेली, बलिया, बदायूं, बुलंदशहर, तो आप उसमें बरेली को टिक करेंगे। क्यों? उत्तर जो बरेली है, बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है औसतन। ठीक है, अब हमने देख लिया ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ये आपका बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारी जो किताब है वीपीओ के लिए, जो ग्राम विलेज पंचायत अधिकारी, मतलब विलेज पंचायत अधिकारी की जो किताब आई थी, उस किताब में इन सारी चीजों की विस्तृत चर्चा की गई है। ये किताब, जो किताब से आप फैक्ट पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं, उन्हीं को समझाने के लिए इस क्लास को रखा गया है। ये क्लास आपकी एक नॉलेज बिल्ड करेगी, जिसके साथ साथ आप किताब को पढ़ते रहेंगे तो आपकी जानकारी को 4 चांद लग जाएंगे। वर्षा ऋतु के बारे में हम देखते हैं। हमने 2 ऋतु पढ़ ली है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। हम वर्षा ऋतु के बारे में देखते हैं कि वर्षा ऋतु में औसतन अधिकतम तापमान, ये तो यहां पे तापमान की बात हो गई, ये जो था वो शायद पिछले स्लाइड का ही आ गया है। यहां पे देखते हैं उत्तर प्रदेश का अधिकतम मानसूनी वर्षा जो होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी से जो शाखा एंट्री करती है भारत में, जैसे ये मान लीजिए, ठीक, कि ये भारत है। मैं भारत का एक नक्शा बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने भारत बनाया और हमारा यूपी है यहाँ पे। ठीक, इस लोकेशन पे है हमारा यूपी। जो अधिकतम वर्षा उत्तर प्रदेश को प्राप्त होती है, वो कैसे प्राप्त होती है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये दक्षिण पश्चिम से मानसून इधर आ रहा है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो मानसून आता है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल से एंट्री लेता हुआ बिहार, फिर उत्तर प्रदेश में जो एंट्री होती है इस मानसून की, तो इस मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। शीत ऋतु में जो मैंने बताया ना, पश्चिमी विक्षोभ के व्यवहार, शीत ऋतु में कौन सी वर्षा होती है? वो यहां से जो वर्षा आती है, ठीक, इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, जब पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, तभी शीत ऋतु में आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। वो बर्फबारी क्यों होती है? जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, जो चक्रवात आते हैं, उन्हीं की वजह से बारिश होती है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि सबसे ज्यादा मानसून, जो मानसूनी वर्षा होती है, कहां से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। ठीक है, इस दौरान सर्वाधिक वार्षिक वर्षा गोरखपुर में, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? गोरखपुर। अब गोरखपुर कहां पे है? आप मैप में देख लीजिए। देखिए गोरखपुर, अब गोरखपुर इसमें कहां पे है? गोरखपुर हमारा ये है। ठीक है, मैप में आप मैप में जब लोकेशन याद कर लेंगे ना, तो दिमाग में आपके बस जाएगा सारी चीजें कि कहां पे है। हमारा जो मानसून था, मानसून इधर से आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो मानसून आगे बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? गोरखपुर में होती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक, जबकि सबसे कम वार्षिक वर्षा रायबरेली में दर्ज की गई है। ठीक, सबसे कम वार्षिक वर्षा रायबरेली में दर्ज की गई है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 में प्रस्तुत जिलावार वर्षा आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में, ठीक, कैलेंडर वर्ष जो 2021 है, उसके अनुसार अगर जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा वर्षा सोनभद्र में कहां पे प्राप्त हुई? 2021 में सबसे ज्यादा वर्षा हुई सोनभद्र में। ठीक, सोनभद्र में सबसे ज्यादा वर्षा। जबकि सबसे न्यूनतम वर्षा कहां पे हुई? तो अलीगढ़ में सबसे न्यूनतम वर्षा हुई। कहां पे? सबसे न्यूनतम वर्षा 2021 में। परीक्षा में पूछा जा सकता है
कि अगर जो पूछा गया कि वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा किस जिले को प्राप्त हुई, आपको एक ऑप्शन दे रखेगा, उसमें गोरखपुर, एक ऑप्शन उसी में दिया रहेगा सोनभद्र। आप गोरखपुर मत टिक करिएगा, अगर जो उसने वर्ष दे दिया है ना तो आप उसको टिक करेंगे सोनभद्र की वर्ष 2021 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सोनभद्र था, जबकि न्यूनतम वर्षा कहां पे हुई, अलीगढ़ में हुई। ठीक है, आपने ऋतुओं के बारे में पढ़ लिया, ऋतुओं का एक बेसिक आइडिया आपको मैंने बता दिया कि बेसिक ऋतुएं कौन सी होती हैं, जलवायु कैसी पाई जाती है, इस चीज के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा कर दी है। न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान कितना होता है, वर्षा कितनी होती है, कहां से प्राप्त होती है, अधिकतम वर्षा कहां होती है, न्यूनतम वर्षा कहां होती है, शीत ऋतु कब प्रारंभ होता है, शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा होती है वो कैसे प्राप्त होती है, सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में जो फैक्चुअल चीजें हैं वो हमारी किताब जो वीपीओ वाली किताब थी उसमें सारी चीजें डिटेल से दे रखी हैं। आपको ये क्लास समझाने के उद्देश्य से रखी गई है कि हम सारी चीजों को आपको समझा दें, आप चीजों को समझ लें, समझने के बाद हमारी किताब की सहायता से आप चीजों को पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको या कंठस्थ हो जाएंगी। परीक्षा में 8 से 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न आप लोग 8 से 10 प्रश्न करके आएंगे। अगला देखते हैं क्या है। अब आती है उत्तर प्रदेश में मृदाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है, अगर जो मृदा को देखा जाए तो मृदा उत्तर प्रदेश में, अगर जो उत्तर प्रदेश का डिवीजन में बात करूं तो एक मैं मैप बनाता हूं पहले यहां पे उत्तर प्रदेश का छोटा सा। ठीक, ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है। अब जो उत्तर प्रदेश है तो ऊपर वाला जो क्षेत्र हो गया ना, ये आपका शिवालिक का गिरिपाद क्षेत्र हो गया, शिवालिक की तलहटी हो गई। तो जो शिवालिक की तलहटी है ना, यहाँ पे मिट्टी जो पाई जाती है, 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, खादर और मतलब भाबर और तराई। ठीक है, भाबर और तराई। ये बीच का जो हमारा क्षेत्र है ये तो गंगा के मैदान का क्षेत्र हो गया, गंगा यमुना का दोआब हो गया, बीच का मैदानी क्षेत्र हो गया। निचला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है नीचे का, ये पठारी क्षेत्र हो गया, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। यहां पर बुंदेलखंडीय मृदा पाई जाती है। यहां पर ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। बीच का मध्य क्षेत्र है, मध्य गंगा का मैदान, जिसको गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं। ऊपर का जो भाबर और तराई क्षेत्र। अब भाबर और तराई के बारे में आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं कि भाबर और तराई कैसे क्या। ठीक है, अब मान के चलो कि ये मैंने बनाया यहां पे, मान लो ये मैंने बना दिया पहाड़, यहां पे ये हिमालय है। ठीक है, अब हिमालय बनाया, हिमालय से क्या हो रहा है कि नदियां जो है, नदियां निकल रही हैं। अब नदियां जब ऊपर से गिरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंड, बड़े बड़े पत्थर तोड़ के नीचे लेकर आती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो बड़े बड़े शिलाखंड ऊपर जो जम गए, यहाँ पे मतलब ऊपर से नदियां गिरती रही तो बड़े बड़े शिलाखंड यहाँ पे आके जम गए। तो जो बड़े बड़े शिलाखंड जम गए तो इस क्षेत्र को जो होता है, यहाँ पे नदियां क्या होता है कि इन्हीं शिलाखंडों के बीच में, इन्हीं पत्थरों, कंकड़ों पत्थरों के बीच में नदियां लुप्त हो जाती हैं। तो इन्हीं जो ये वाला क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं भाबर का क्षेत्र। क्या? भाबर। अभी आगे इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ये भाबर क्षेत्र है। अब देखो यहाँ बड़े बड़े पत्थर, इसके बाद क्या होगा, जो छोटे छोटे बालू कण दलदली क्षेत्र जो होता है वो इसके नीचे वाला क्षेत्र जो होता है वो यहाँ पे नीचे वाला क्षेत्र, यहाँ पे बालू, मिट्टी और दलदली क्षेत्र, ये सब यहाँ पे नदियां जो होती है, नदियां यहाँ पे निकलती हैं। तो जब निकलती हैं तो अपने साथ बालू वालू वहाँ पे बिखेर देती हैं, तो यहाँ पे दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं तराई। तो भाबर और तराई का क्षेत्र, ये तलहटी का क्षेत्र है। कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में। ठीक है, भाबर तराई आप समझ गए क्या है। इसके बारे में किताब में विस्तृत की में चर्चा की गई है, यहाँ पे मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब गंगा के मैदान की बात पहले करते हैं। तो गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है, जो मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, वहां पे कैसी मिट्टी पाई जाती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में लगभग संपूर्ण मृदा को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। बांगर क्या होता है? नदी का पानी, जब नदी में बाढ़ आता है ना, तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां कभी 10-20 साल 50 साल में एक बार बाढ़ चली गई। ठीक है, अब बाढ़ चली गई तो फिर उसके बाद में वहां दोबारा बाढ़ नहीं गई, तो वो पुरानी बांगर हो गई, पुरानी जलोढ़ मृदा हो गई, उसको बांगर बोलते हैं। और खादर जो क्षेत्र होता है वो नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है। नदी में हर साल बाढ़ आई, बाढ़ का पानी बिछ गया, नदियों ने अपना पूरा मिट्टी जो था उसको रिपेयर कर दिया, तो जो बार बार नवीन जलोढ़ हो जाती, मतलब नवीन हो जाती है बार बार, उसको नवीन जलोढ़ मृदा या खादर कहते हैं। खादर किसे कहते हैं? जो
जो नदियों के पास का क्षेत्र होता है और नदियां बार बार उस पर मतलब बाढ़ के पानी से, बाढ़ की वजह से जो मृदा बार बार रिपेयर हो जाती है उसको खादर कहते हैं। बांगर जहां बार बार पानी नहीं पहुंच पाता, पुराना जलोढ़ होता है, उसको बांगर कहते हैं। ठीक, तो बांगर मिट्टी परिपक्व, बांगर मिट्टी में फास्फोरस, चूना, ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास आदि पदार्थों की कमी पाई जाती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बांगर मृदा में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है। तो कमी किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन, पोटास पदार्थों की कमी पाई जाती है। अधिकता किसकी होती है? फास्फोरस, चूना, ह्यूमस की अधिकता होती है। खादर जो बार बार नवीन हो जाते हैं, खादर में किसकी अधिकता पाई जाती है, किसकी कमी पाई जाती है, इसको देख लेते हैं। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। खादर मृदा जो होती है इसमें चूना, पोटास और मैग्नीशियम की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, गंगा के मैदानी जो मिट्टी होती है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। किताब में पूरी डिटेल से जो फैक्चुअल चीजें हैं वो लिखी हुई हैं। मैंने आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया जो था कि गंगा के मैदान में मिट्टी कौन कौन सी होती है, कैसे पाई जाती है, क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। भाबर का पर्वत पादीय क्षेत्र, भाबर पर्वत पादीय क्षेत्र है। मैंने आपको भाबर और तराई के बारे में भी बता दिया था। इसको मैं रीड कर रहा हूं, आप सुनिएगा, समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है, क्या मैंने बताया था। भाबर पर्वत पादीय क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी मोटी बालुओं और कंकड़ पत्थरों से निर्मित बहुत छिछली होती है। इस क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती है। मैंने बताया ना कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो नदियां उनके बीच में लुप्त हो जाती है। निकलती कहां से है? निकलती है नदियां तराई क्षेत्र से। भाबर के समानांतर निचले भाग को तराई क्षेत्र विस्तारित है। भाबर के समानांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ की मृदा उपजाऊ, नम, दलदली और समतल होती है। इस मृदा में गन्ने एवं धान की अच्छी पैदावार। जो दलदली मृदा है वहां पे पानी ज्यादा है। जब पानी ज्यादा है तो वहां पे बड़ी बड़ी घासें होती हैं, बड़ी बड़ी घासें होती हैं। जो जलीय जीव है उनका विस्तार ज्यादा पाया जाता है। अब गन्ना और चावल, ये लोग जो गन्ना और चावल है इसकी खेती होती है, इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो पानी ज्यादा कहां पे मिलेगा? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्रों में इनकी अधिकता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ और दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। अब उत्तर प्रदेश नदियों का अगर जो देखा जाए तो नदियों का विस्तार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही अगर जो देखा जाए तो सारी है। गंगा, यमुना, केन, बेतवा, चंबल, जितनी नदियां हैं, राप्ती, गंडक, सबका देखा जाए तो सारी नदियां यहाँ पे स्थित हैं। तो इस वजह से जलोढ़ और दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। निचला हिस्सा देख लेते हैं। बुंदेलखंडी मृदा, मृदा का ये अंतिम भाग है। निचला हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का पठारी जो हिस्सा है, पठार से लगा हुआ हिस्सा, वहां पे जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है? बुंदेलखंडी मृदा। इस क्षेत्र में भोंट, माड़, इसको मार भी कहते हैं, कावड़, पड़वा, राकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती है। बुंदेलखंड की जो मिट्टी होती है वो मिट्टियां, इतने प्रकार की मिट्टियां, अभी इनके उपनाम भी हैं, इसको हम आगे देखेंगे। प्रदेश में जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिले में काली मृदा। काली मृदा कहां कहां पे पाई जाती है? जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर, ये जो जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में अवस्थित है, यहाँ पे काली मृदा का विस्तार है। इसमें क्या क्या? चना, गेहूं, अरहर, ठीक है, तिलहन यहाँ की प्रमुख उपजाऊ फसलें हैं। कौन कौन सी फसलें? चना, गेहूं, अरहर, तिलहन यहाँ पे विस्तृत हो, मतलब इस विस्तृत क्षेत्र में बुंदेलखंडीय मृदा में पाई जाती है जो काली मिट्टी है। ठीक है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में एवं झांसी में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहां पे? लाल बलुआ पत्थर, याद रखना, लाल बलुआ पत्थर कहां पाया जाता है? मिर्जापुर में पाई जाती है। तो मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहां पाई जाती है? झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन में पाई जाती है। ठीक है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस और चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। ठीक है। किसकी? नाइट्रोजन की, जीवांश की, फास्फोरस और चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। ऊसर एवं रेह मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, इटावा, एटा, रायबरेली, लखनऊ जिलों में पाई जाती है। ये लवण से प्रभावित होती है। ये जो मृदा होती है वो लवण से प्रभावित होती है। रेह तथा ऊसर मृदा कहां कहां पाई जाती है? परीक्षा में ऐसे इस फैक्ट को याद रखिएगा। इसमें घुमा के प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में काली मृदा नहीं पाई जाती, निम्नलिखित में से किस जिले में लाल मृदा पाई जाती है, निम्नलिखित में से किस जिले में ऊसर या रेह मृदा पाई जाती है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं सीधे सीधे पॉइंट एकदम बुलेट की तरह जो लगते हैं वो प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इस फैक्ट को आप यहां से देख लीजिए, साथ साथ अपनी किताब से भी इस प्रश्न को देख लीजिएगा। ये आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब मृदा तथा उनका स्थानीय नाम, जो मृदाएं हैं
उनके स्थानीय नाम कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से मृदा स्थानीय रूप से किन किन नामों से जाने जाते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जो खादर, खादर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियारी या सिल्ट बलुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट, मटियारी या सिल्ट बलुआ के नाम से खादर मृदा को जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि खादर मृदा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे रखेगा, उसमें से एक ऑप्शन इसमें से दे दिया। मतलब मान लो कि पूछा खादर मृदा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन दे दिया रेह, बंजर, कल्लर या दोमट, तो आपको टिक करना होगा दोमट। जो खादर है वो दोमट है। ठीक है, बांगर के बारे में देखते हैं। इसको पुरानी जलोढ़, उपरहार मृदा, दोमट, मटियारी या बलुई दोमट के नाम से जाना जाता है, जो बांगर मृदा होती है। ठीक है, ऊसर भूमि या लवड़ीय क्षारीय भूमि, जो मैंने बताया ना साल्ट से प्रभावित होती है। ऊसर, रेह जो एटा और अलीगढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है, इसको रेह, बंजर या कल्लर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऊसर भूमि को रेह, बंजर या कल्लर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बलुई मिट्टी, ठीक है, इसको भूड़ के नाम से जाना जाता है। भूड़, बलुई मिट्टी को भूड़ कहा जाता है। काली मृदा, जिसमें काली कपासी मृदा, ठीक है, चने वगैरह, चने, गेहूं इत्यादि की खेती मैंने भी बताई ना, तो काली मृदा जो होती है रेगुर, करेल, कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र की मिट्टियां कौन सी है? लाल मिट्टी, परवा, इसको पड़वा भी कहते हैं, माड, इसको मार भी कहते हैं, राकड़ या राकड़ मृदा और भोंट मृदा। कौन कौन सी? लाल मृदा, परवा मृदा, माड़, राकर, भोंट। ये मृदा अगर जो परीक्षा में पूछा जाए कि परवा मृदा या माड़ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? बघेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो आपको बुंदेलखंड टिक करना होगा। ठीक है, अब मृदा अपर्दन, जो मिट्टियां हैं, मिट्टियों का उत्तर प्रदेश में कटाव बहुत होता है, कटाव बहुत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो चंबल, अब देखिए जो अपर्दन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जो मतलब वायु अपर्दन, ठीक, और परत अपर्दन, जलीय अपर्दन। तो इसमें जो चंबल नदी है, चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन, मतलब नदियों के द्वारा जो अपनी राह बदलते हुए चलती है, तो उसके मतलब चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित इटावा सबसे ज्यादा प्रभावित है। मतलब परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये आपके परीक्षा यूपी ट्रिपल सी में पूछा जा चुका है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा जिला है? इटावा। ठीक है, जिस कारण आगरा, इटावा, जालौन में बीहड़ पाए जाते हैं। परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बीहड़ सर्वाधिक विस्तृत है, तो उनमें किस जिले में सर्वाधिक बीहड़, मतलब निम्नलिखित में से किस जिले में बीहड़ क्षेत्र नहीं पाया जाता? तो आप याद रखिएगा, आगरा, इटावा, जालौन में पाया जाता है। चौथा ऑप्शन जो रहेगा उसमें नहीं पाया जाता है। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला मथुरा और आगरा। ठीक है, वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभाव कहां पे पड़ता है? मथुरा और आगरा में पड़ता है। ठीक है, जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो होता है तराई। तराई क्यों? नदियां जो है शिवालिक से, ये ऊपर का जो हिस्सा है यूपी का, वो तराई क्षेत्र है। नदियां यहां से निकल रही हैं तेज प्रवाह से, तो तेज प्रवाह से जब नदियां निकलती हैं तो उन क्षेत्रों में क्या होता है कि जो जलीय अपर्दन है, आसपास के जो क्षेत्रों का अपर्दन है वो तीव्र गति से होता है। तो इस वजह से तराई क्षेत्रों में जलीय अपर्दन सर्वाधिक तेज गति से होता है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारी ये क्लास थी, पहली क्लास में हमने 3 चीजों को देखा। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य क्या था, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु और उत्तर प्रदेश की मृदा, इन 3 चीजों के बारे में हमने पहली क्लास में देख लिया है। अब जो दूसरी क्लास हमारी होगी उसमें हम उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक वनस्पति और उत्तर प्रदेश का वन्य जीव, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें होगा क्या कि जो हमारी क्लास होगी, जो आपकी क्लास, जो आपकी किताब है, उस किताब को आप सामने रखेंगे तो देखेंगे कि सारे चैप्टर दिए हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल को लगभग 15 भागों में विभाजित करके आपकी किताब में लिखा गया है। तो उन्हीं 15 भागों को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, समझते हुए चलेंगे, साथ साथ हम करंट अफेयर भी देखेंगे, जनगणना भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश के उद्योग भी देखेंगे, संस्कृति, कला, उद्योग, जनजातियां, जनगणना, सारी चीजों को हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। सारी चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। आप इस चीज से निश्चिंत रहिएगा कि कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा। आपका कोर्स भरपूर कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। किताब आपको पढ़नी है, हमारे वीडियोस लेक्चर आपको देखने हैं, आपकी क्लास भरपूर कंप्लीट होगी। इसी के साथ, इसी उत्साह के साथ, जोश उमंग के साथ आप लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।